आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपीएसआई के लिए हिंदी व्याकरण का 5वां भाग लेकर आ रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पर जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण के लिए 7 वीडियो आने वाली है, जिसमें यह 5वां भाग है। इससे पहली वाली वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। बात करें कि काल कहते किसको है, तो देखिए यही काल है जिसको कि इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं। तो वही टेंस जो कि इंग्लिश में 3 तरह का होता है और उसी को यहाँ पे पढ़ेंगे काल के रूप में। यानी कि अगर आप एक परिभाषा के रूप में जानना चाहें तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कौन सा समय चल रहा है उसे हम कहते हैं काल। जैसे कि अगर खाना खाने को ही कहा जाए तो कहा जाएगा कि मैं खाना खा चुका हूँ, या फिर इसे कुछ अलग तरीके से कहा जाए कि मैं खाना खा रहा हूँ, या फिर मैं खाना खाऊंगा। तो तीनों के कहने का मतलब एक ही है, लेकिन अलग अलग टाइम को बताया गया है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब यहाँ पे कहने वाला व्यक्ति खाना खा चुका है। दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कि कहने वाला व्यक्ति अभी खाना खा रहा है। हो सकता है कि कुछ भाग खा चुका है, लेकिन अभी उसकी जो क्रिया है वो कंटिन्यू है। जो तीसरा है मैं खाना खाऊंगा, यानी कि ये भविष्य में कभी खाना खाने की बात कर रहा है। तो काल का मतलब यही होता है कि हमें एक टाइम का पता चलता है। इस वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करें कि काल के भेद कितने होते हैं, तो इंग्लिश की तरह यहाँ पर भी काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान या फिर भविष्यत काल। या फिर आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। मतलब काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि जो इस समय हो रहा है, जो वर्तमान टाइम पीरियड में हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। उदाहरण से समझिए, जैसे कि राम जा रहा है, यानी कि जब ये कहा जा रहा है उस समय राम जा रहा है, यानी कि ये वर्तमान काल हो गया। गाड़ी चल रही है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, घड़ी चल रही है, श्याम लिख रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। इस तरह ये जो भी क्रियाएं हैं सब वर्तमान काल में है। तो अब बात करते हैं कि वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं। देखिए, कई बार आपको कई बुकों में वर्तमान काल के 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको 6 भेद बता रहे हैं, क्योंकि जो बड़े एग्जामों की बुक हैं, जैसे कि जो नालंदा प्रकाशन की बुक आती है, वहाँ पे आपको वर्तमान काल 6 प्रकार का बताया गया है। यहाँ पे जो पहला है यह है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है हेतु मध्य वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, 5वां तत्कालिक वर्तमान काल और 6वां संभाव्य वर्तमान काल। सबको एक एक करके देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करें सामान्य वर्तमान काल की। तो सामान्य, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, सामान्य सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सामान्य वर्तमान काल। यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं लेख लिखता हूँ, वह खेल खेलता है। तो इस तरह के जहां पर भी उदाहरण आ जाए, ये होगा सामान्य वर्तमान काल का। परीक्षा में आपसे उदाहरण ही पूछा जाएगा। आपको एक उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कि ये उदाहरण किस काल का है। दूसरा है हेतु मध्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है कि वर्तमान काल में काम तो होता है, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे कि यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। मतलब कहने का मतलब यह है कि फाटक बंद कर दो, लेकिन कब? यदि वो चला गया है। तो हेतु मध्य में ये होता है कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पे डिपेंड होती है। ये आपको परीक्षा में पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि यदि ट्रेन आ गई हो तो तुम चढ़ जाओ या फिर सवार हो जाओ। तो इस तरह एक क्रिया दूसरे पे डिपेंड है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल का ये मतलब होता है कि काम तो वर्तमान काल का ही होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये काम अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे कि मैंने लेख लिखा है, जैसे कहने वाले के हिसाब से ये है कि मैंने अभी अभी इसको लिख के कंप्लीट किया है। उसने खेल खेला है,
तो पूर्ण वर्तमान काल में ये होता है कि जो भी क्रिया होती है ये अभी कंप्लीट हो गई होती है। इसी तरह जो अगला है ये है संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखिए संदिग्ध वर्तमान काल में ये होता है कि जो भी इसमें क्रिया होती है ये संदिग्ध होती है, मतलब शक के दायरे में होती है। जैसे कि वह, एक उदाहरण देखिए, वह लेख लिख रहा होगा, मतलब कि जो कह रहा है वो पूरी तरह शक के दायरे में है। वह पढ़ रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह सो रहा होगा। तो इस तरह जहां पर भी आपको दिखे ये है संदिग्ध वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं तो ये है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक का मतलब ये है कि उस समय, जिस समय वो कह रहा है काम चल रहा होगा। तात्कालिक मतलब कि उस समय, तात्कालिक का मतलब ये होता है कि उस समय। तो तात्कालिक वर्तमान काल में ये होता है कि जिस समय वक्ता कोई भी काम या कोई भी क्रिया के बारे में बता रहा है वह काम उस समय हो रहा होगा। जैसे कि मैं लेख लिख रहा हूँ, ठीक, तो ये जब लिख रहा है तभी बता रहा है कि मैं लेख लिख रहा हूँ, यानी कि वो काम अभी चल रहा है। इसको कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। वह खेल रहा है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है। तो ये सारे उदाहरण वर्तमान काल में तत्कालिक वर्तमान काल के हैं। देखिए बहुत छोटा छोटा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे बीएड का हो गया या फिर टेट का एग्जाम हो गया, वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये है संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल में ये होता है कि उस काम के होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि मैं लेख लिखता हूँ, वह खेलता है। जैसे कि इसमें आपको हैबिट जैसे दिखता है, मैं लेख लिखता हूँ, जैसे लग रहा है कि वो डेली लेख लिखता है। तो इस तरह जो हैबिचुअल वाले काम है यह आपको संभाव्य वर्तमान काल में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं भूतकाल की। तो देखिए वर्तमान काल में आपने देखा कि जो इस समय काम हो रहा है या फिर अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन भूतकाल का ये मतलब होता है कि ये काम बहुत पहले खत्म हो चुका होता है। जैसे कि वह जा चुका था, वह ट्रेन में बैठा था, बल्ब जल रहा था, राम जा रहा था, श्याम जा रहा था। मतलब ये पहले की बात की जा रही है कि जब हम उससे मिले तो वो जा रहा था, आज नहीं जा रहा है, जब हम मिले थे तब वो जा रहा था। तो इस तरह ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। तो इस तरह की जहां पर भी उदाहरण आ जाए ये होता है भूतकाल। अब जो भूतकाल होता है ना ये भी 6 प्रकार का होता है। वर्तमान काल को आपने देखा 6 प्रकार के, भूतकाल भी 6 प्रकार का होता है। जैसे कि सिंपल पास्ट मतलब सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। सारे के अंग्रेजी यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर आप चाहते हैं इसे बुक वाइज पढ़ना, जैसे आप बुक में चैप्टर वाइज जाके पढ़ते हैं, तो आप ऐप पे जाइए, वहाँ पे आप बिना किसी बुक के, बिना किसी बाहरी बुक के पूरी हिंदी जीके की तैयारी आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए बात करें अगर हम सामान्य भूतकाल की, तो भूतकाल का यह सबसे सामान्य रूप है और इस दौरान हम निश्चित नहीं कर सकते कि यह किस समय किया गया था। मतलब यहाँ पे आपको एक काम के बारे में बताया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि ये कब हुआ। जैसे कि उसने यह पाठ पढ़ा, उसने खाना खाया, रावण को मार दिया, लेकिन कब, इसके बारे में कोई टाइम पीरियड नहीं बताया जा रहा है। तो ये होता है सामान्य भूतकाल। जो अगला है यह है आसन्न भूतकाल। आसन्न मतलब कि आसन्न, जैसे कि आसन्न से ही आपको पता चल जाएगा, आसन्न का मतलब ये होता है कि सटा हुआ। जैसे कि अगर हमें एक वर्ग बना दें और इसको हम नाम दे दें, इस भुजा को ए और बी और इसको सी कहें और इसको डी कहें, और यहाँ पे पूछा जाए कि ए बी की आसन्न भुजा कौन सी है, तो ए बी की आसन्न भुजा या तो बी डी होगा या फिर ए सी होगा। आसन्न मतलब कि सटा हुआ। तो आसन्न भूतकाल में ये होता है कि आपको काम के बारे में पता चलता है, लेकिन ये भी पता चलता है कि ये काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे कि उसने सेव खाया है, मतलब लग रहा है कि वो बता रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले उसने सेव खाया है। वह पढ़कर आई है, वह पढ़कर आई है मतलब कि अभी जो यहाँ पे आई है वो पढ़ करके आई है। वो सो करके आई है या फिर सो करके आया है, वह साइकिल चला करके आया है। तो इस तरह जो भी आपको दिखे ये होता है आसन्न भूतकाल में।
अगला है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में ये होता है कि आपको कोई भी क्रिया पूरा हो चुकी दिखाई देती है। जैसे मैं अभी लेख लिख रहा था, मतलब ये काम कंप्लीट हो गया। वे आम खा रही थी, तो इस तरह उस समय भले ही वो काम हो रहा था लेकिन अभी वो कंप्लीट हो गया। उसी तरह अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि ये ज्ञात नहीं होता है कि कार्य हो चुका है और उस दौरान कार्य पूरा भी नहीं होता है। जैसे जब मैं उससे बात कर रहा था तो वो गाड़ी चला रहा था, मतलब गाड़ी चलाने का काम उसका पूरा नहीं हुआ था। सीधा सीधा आप अर्थ से ही समझ सकते हैं पूर्ण मतलब कि पूरा, अपूर्ण मतलब कि जो पूरा ना हुआ हो। इसी तरह जो अगला है यह है संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल में ये होता है कि इसमें जो क्रिया होती है वो संदिग्ध होती है, मतलब कि यहाँ पे ये निश्चित नहीं हो सकता कि क्रिया हो चुकी है अथवा फिर नहीं। जैसे वह गाड़ी चला रहा होगा, तू सो रहा होगा, तो इस तरह जहां पर भी है ये होगा संदिग्ध भूतकाल। इसके अलावा जो अगला है यह है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इसमें क्या होता है कि उसी तरह जैसे आपने वर्तमान काल में देखा कि उसने कहा कि अगर वो चला गया हो तो फाटक बंद कर दो, तो ये हेतु हेतु मद वर्तमान काल में था। लेकिन जब हेतु हेतु मद भूतकाल में होगा तो उसी तरह एक क्रिया दूसरे पे डिपेंडेंट होगी। जैसे कि अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता, मतलब जो ये लास्ट वाली पूरा वाक्य है ये पहले वाले पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो जहां पे ये डिपेंडेंसी वाली केस आती है वहां पे होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। आगे बढ़ते हैं तो ये है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। तो भविष्य काल में क्या होता है कि आगे भविष्य के बारे में बताया जाता है। जैसे कि वह कल घर जाएगा, मतलब जाएगा। हम सर्कस देखने जाएंगे, मतलब जाएंगे कल। किसान खेत में बीज बोएगा, मतलब आने वाले दिनों में बोएगा। तो जहां पर इस तरह की कंडीशन देखने को मिले ये होता है भविष्य काल। भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। इसमें से जो पहला है यह है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और जो तीसरा है यह है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। तो आपको इसे भी याद रखना है कि किसके कितने भाग होते हैं। देख लेते हैं एक एक को। जो पहला है यह है सामान्य भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल में क्या होता है कि इसमें यह पता चलता है कि ये कार्य समान रूप से होगा, मतलब कि मैं चला जाऊंगा, मैं कल कानपुर जाऊंगा, मैं कल ये करूंगा वो करूंगा। तो इस तरह ये पता चलता है कि हाँ ये काम आसानी से मतलब सामान्य रूप से हो जाएगा। भविष्य में ही होगा, अभी नहीं हुआ है या फिर नहीं हो रहा है, लेकिन सामान्य रूप से हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सामान्य भविष्य काल। दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल। तो इसमें क्या होता है कि कुछ संभावना रहती है, जैसा कि आप इस शब्द से ही देख रहे हैं। संभाव्य मतलब कि संभावना। जैसे संभावना है कि प्रमोद गीत गाएगा, मतलब कल कोई फंक्शन है तो संभावना है कि प्रमोद गीत गाएगा। हो सकता है कि प्रमोद ना गाए, लेकिन हमें संभावना है। तो इस तरह जहां पर आएगा वो संभाव्य भविष्य काल में काउंट होगा। जैसे राधिका नाचेगी, हो सके वो ना नाचे, हो सके वो गाना गाए। तो इस तरह जो संभावना वाली चीजें हैं ये होंगी संभाव्य भविष्य काल में। इसमें जो तीसरा है यह है हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो इसमें क्या होता है कि भविष्य में ही होगा लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड होगी। जैसे पैसे कमाओगे तो खर्च करोगे, जो ये दूसरी क्रिया है पहले वाली पे डिपेंड है। पैसे बचाओगे तो काम आएंगे। जैसे कि आपने वर्तमान में हेतु हेतु मत देखा, भूतकाल में हेतु हेतु मत देखा और भविष्यत काल में हेतु हेतु मत देखा। तो तीनों में बस आपको टाइम का डिफरेंस पड़ रहा है, बाकी रूल्स एक ही हैं कि मतलब कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पे हमेशा डिपेंड होती है। तो ये हो गया काल का एक पूरा चैप्टर। अब देखते हैं कि आपको इसमें से कितना पता है। आपके सामने एक क्वेश्चन है और 3-4 विकल्प हैं, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं कमेंट करके बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। देखिए काल जो होता है ये होता है 3 प्रकार का। कौन कौन? तो वर्तमान, भूत और भविष्य। अगला है कि बच्चों ने खाना खाया। वाक्य में कौन सा काल है? बच्चों ने खाना खाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपके ऑप्शन है आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल।
जो भी लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। ये होगा सामान्य भूतकाल। अगला है कि अर्पित ने मैच जीत लिया होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? आपके ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आसन्न भूतकाल। देखिए कह रहा है कि जीत लिया होगा मतलब कि संदिग्ध बात है, यानी कि आपका होगा संदिग्ध भूतकाल। पढ़ते हैं तो अगला है कि प्रशांत खेल रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? प्रशांत खेल रहा है। तो प्रशांत खेल रहा है इसमें है अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब वर्तमान काल की बात हो रही है लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है। तो लिंग का मतलब होता है चिन्ह या फिर निशान। लिंग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे जिसके पढ़ने पर यह पता चले कि जो वस्तु है या फिर व्यक्ति है ये नर है या फिर मादा है, मतलब वो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, उसको हम कहते हैं लिंग। हिंदी में लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब कि पुरुष जाति, जैसे कि लड़का, मुर्गा, बैल, बकरा, मोर, मोहन इत्यादि। स्त्रीलिंग मतलब कि स्त्री जाति, लड़की, मुर्गी, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी इत्यादि। अगर हम बात करें पुल्लिंग की तो पुल्लिंग का मतलब ऐसे शब्दों से होता है जिसको पढ़ने पर यह पता चले कि यह पुरुष जाति को बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, आदमी, शिव, हनुमान, शेर, सेठ, मकान, लोहा। तो यहाँ पे सारे उदाहरण दिए गए हैं। अब जो पुल्लिंग है इसके पहचान करने के कुछ तरीके भी बताए गए हैं ताकि अगर आपको सारे शब्दों का नाम ना याद हो तो परीक्षा में आप आसानी से पहचान भी कर पाए। तो देखिए सबसे पहले बताया गया है प्रत्यय वाला रूल, मतलब कि प्रत्यय मतलब होता है कि पीछे कोई भी शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाए तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अगर अ, त, आ, आव, पा, पन और न ये शब्द किसी भी शब्द के पीछे लगे हों तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। जैसे कि मन, तन, बन, इन सब में आप देखेंगे कि क्या लगा है? अ लगा है। अगर आधा जो ये त्व है इसको देखेंगे तो देखिए इसमें लगा है सतित्व, तो लास्ट में लगा है त्व, यानी कि क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया, देवत्व। इसके अलावा अगर आ लगा हो जैसे कि मोटापा, आव लगा हो मतलब कि चढ़ाव, पा लगा हो मतलब कि बुढ़ापा, पन लगा हो मतलब कि लड़कपन, न लगा हो यहाँ पे बचपन, न की बात करें तो यह है लेन देन में। तो इस तरह जिनके पीछे भी ये प्रत्यय लगे होंगे उनको हम कहेंगे पुल्लिंग। इसके अलावा जो भी पर्वतों के नाम होते हैं ये हमेशा और हमेशा किस में होते हैं? पुल्लिंग में। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जो कि केवल 4 MB का है और आप उसे आप अपने मोबाइल में आसानी से रख पाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप यहाँ जो भी चीज़ आप देख रहे हैं सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पर्वतों के नाम जैसे कि हिमाचल, विंध्याचल, अल्पास, कंचनजंगा, एवरेस्ट, कैलाश, मलयाचल, माउंट एवरेस्ट, ये सारे हैं पुल्लिंग। दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो ये सारे। महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे कि फरवरी, मार्च, चैत, आषाढ़, फागुन, मतलब जो इंग्लिश वाले महीने हैं और ये हिंदी वाले महीने हैं ये सारे होते हैं पुल्लिंग। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होता है जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, चांदी, पारा, तो ये होते हैं पुल्लिंग। कुछ नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे कि नक्षत्र मतलब तारे, सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल और शुक्र, ये होते हैं पुल्लिंग। इसके अलावा देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे कि भारत, चीन, ईरान, यूरान, रूस, जापान, अमेरिका, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जो भी नाम है प्रदेश के, देश के, ये होते हैं पुल्लिंग में। द्रव के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे कि पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे कि केला, पपीता, शीशम, सागौन, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार। देखिए अधिकतर आपको याद ही करना पड़ेगा, वैसे तो अधिकतर के बारे में आपको पता ही होगा लेकिन कुछ है जहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि दही से क्वेश्चन बनता है, पानी से क्वेश्चन बनता है, तो पढ़ने में लगता है कि ये स्त्रीलिंग होगा और यहीं पे गलतियाँ ज़्यादा होती है। पेड़ों के नाम तो आपने देख लिया। अब सागर और महासागरों के नाम भी होते हैं पुल्लिंग जैसे कि हिंद महासागर
प्रशांत महासागर। समय के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड इत्यादि। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि गेहूं, बाजरा, चना और जौ। वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं जो कि पुल्लिंग में हमेशा और हमेशा काउंट किए जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जो ख है ये क्या है, ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो ख जान लीजिए, ख पुल्लिंग है। और इसके अलावा अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व और स, ये क्या होते हैं, हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जो कि हमेशा पुरुष जाति के लिए बोध किए जाते हैं, जैसे कि बालक, गीदड़, कौवा, कबी, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर। तो ये होते हैं पुरुष जाति में। समूहवाचक संज्ञा भी पुरुष पुल्लिंग होता है, मतलब कि जिससे समूह के बारे में पता चले, ये भी पुल्लिंग होता है, जैसे कि मंडल, समाज, दल, सभा, वर्ग, पंचायत। भारी और बेडौल वस्तुएं भी पुल्लिंग होती हैं, जैसे कि जूता, रस्सा, पहाड़, लोटा। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि नीलम। अगर ये रत्न का नाम है, रत्न का नाम है, तब तो ये पुल्लिंग है। अगर ये किसी लड़की का या फिर स्त्री का नाम है तब वो स्त्रीलिंग होगा। ये आपको दिए गए वाक्य को पढ़ने के बाद आप ये पता कर पाएंगे। उसी तरह मोती है, हीरा होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। फूलों के नाम होते हैं पुल्लिंग, जैसे कि गेंदा, मेतिया, कमल, गुलाब। द्वीप के नाम होते हैं पुल्लिंग, जैसे कि अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड। इसके अलावा शरीर के कुछ अंग है जो कि पुल्लिंग होते हैं हमेशा। हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मुख, घुटना, हृदय, दांत, मस्तक इत्यादि। देखिए, जो शब्द खाना, दान ऐसे शब्दों पे खत्म होते हैं, जैसे वाला, खाना, दान, तो ऐसे शब्द हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि दुकान, खानदान, पीकदान, दवादान, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला, तो ये हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कुछ आकारांत संज्ञा वाले शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता इत्यादि। अब देखते हैं, ये तो था पुल्लिंग। ये आपको सारा स्टडी मटेरियल ऐप पे मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग का मतलब वही है कि जिससे स्त्री जाति का पता चले, जैसे कि हंसनी, लकड़ी, बकरी, माता, रानी, सुई, गर्दन, लज्जा, नदी, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना, बुआ, लक्ष्मी, गंगा, नारी, झोपड़ी, लोमड़ी। और देखिए, जो स्त्रीलिंग है इसके कई अपवाद भी हैं, जो देखने में तो स्त्रीलिंग लगेगा लेकिन ये होता नहीं है, जैसे कि जनवरी, मई, जुलाई, मक्खी, ज्वार, अरहर, मूंग, चाय, लस्सी, चटनी, ई, बड़ी ई, और री, जीभ, आँख, नाक, सभा, कच्छा, संतान, प्रथम, तिथि, छाया, खटास और मिठास। तो जो अपवाद वाले हैं उनको आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके अलावा जो स्त्रीलिंग में प्रत्यय है, क्योंकि अगर आप प्रत्यय समझ लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जो बड़ा है अगर इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो बड़ी, इसमें बड़ी का मात्रा लगा देंगे। परीक्षा में कई बार आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्रे। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर ई वाला प्रत्यय लगा दिया जाता है तो अधिकतर कंडीशन में ये स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे भला, तो भला का भली। अब हर जगह नहीं बनेगा लेकिन कुछ जगह बनेगा। अगर यनी प्रत्यय लगाकर कुछ शब्दों को बनाया जा सकता है स्त्रीलिंग, जैसे कि योगी है तो इनी लगाइए, योगिनी हो गया। कमल है तो कमलिनी हो गया। कई शब्द ऐसे हैं जिन पे इन प्रत्यय लगा करके ये स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे धोबी का धोबिन, तेल का तेली। और कई शब्द हैं जिसपे नी लगा करके, जैसे कि मोर का मोरनी, चोर का चोरनी। कुछ शब्द हैं जो आनी लगा करके उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी। कुछ शब्द हैं जिसमें आइन प्रत्यय लगा करके उनका लिंग परिवर्तन होता है, जैसे ठाकुर का ठाकुराइन, पंडित का पंडिताइन इत्यादि। कुछ शब्द हैं जहाँ पर इया प्रत्यय लगा करके उनका लिंग परिवर्तन होता है, जैसे कि बेटा में लगा देंगे तो बिटिया हो जाएगा, लोटा में लगा देंगे तो लुटिया हो जाएगा। अब देखिए, जो स्त्रीलिंग की पहचान है ये भी बताई गई है। आप कुछ शब्दों का ध्यान दे करके आसानी से परीक्षा में जान सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ये चैप्टर काफ़ी आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो आपको सबसे पहले देखना होगा कुछ प्रत्यय, जैसे कि ख, ट, वट, हट, ये किसी के बाद में अगर लगे हैं तो होते हैं स्त्रीलिंग। केवल ख को पूछा जाएगा तो ख खुद तो पुल्लिंग है, लेकिन अगर किसी के बाद में ये लगता है तो उसे स्त्रीलिंग बना देता है, जैसे कि ईख, भूख, राख, तो ये सारे स्त्रीलिंग है। उसी तरह ट भी लग करके किसी के लास्ट में उसे स्त्रीलिंग बना देता है, जैसे आहट, बनावट, सजावट, तो इस तरह। इसके अलावा हट है, ये भी कई बार लग करके ये स्त्रीलिंग बना देता है। और आनी है, तो ये भी जैसे ठकुरानी, राजस्थानी, जेठानी, इंद्रानी, तो ये भी जिसके पीछे लग जाए उसे स्त्रीलिंग बना देते हैं। इसके अलावा अनुस्वार, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत, ये सारी जो संज्ञाएं होती हैं ये सारे स्त्रीलिंग में होती हैं। ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, बस आप इसे याद रख लीजिए। रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लो, बालू, दारू, सरसों, खड़ाऊं, प्यास, सास, नानी, बेटी, मामी, भाभी। देखिए एग्जैक्ट इनका कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको इनका नाम 1 से 2 बार पढ़ना होगा, याद करना होगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छा कर पाएं। क्योंकि यहाँ से हिंदी उतना एक छोटा सिलेबस नहीं है हिंदी का बहुत बड़ा सिलेबस है, और इसलिए आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े एग्जाम है वहाँ पर भी हिंदी पूछी जा रही है। तो आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना होगा और ऐप पे जाके इसे अच्छे से पढ़ना होगा। जो भाषा और बोलियों और लिपियों के नाम होते हैं ये अक्सर स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, अंग्रेजी, पंजाबी इत्यादि। इसके अलावा जो नदियों के नाम है, कुछ नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, ब्यास, सतलुज, ये सारी होती हैं स्त्रीलिंग में। तारीखों और तिथियों का नाम स्त्रीलिंग में होता है, जैसे कि पहले, दूसरी, पूर्णिमा, पृथ्वी, अमावस्या, तो ये होते हैं स्त्रीलिंग में। अब देखिए कुछ नक्षत्रों का नाम आपने देखा था कि पुल्लिंग में होता है, लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो कि उनका नाम स्त्रीलिंग में होता है। जैसे सूर्य के बारे में बात करें, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, तो ये सारे पुल्लिंग है। लेकिन अश्वनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा और चित्रा, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में होती हैं, जैसे कि मक्खी, कोयल, हाथी, मछली, तितली, मैना। कुछ समूहवाचक हैं जो कि पुल्लिंग होती हैं और कुछ समूहवाचक हैं जो कि स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा इत्यादि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा है जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, जैसे कि संतान, सौतन, धाय। पुस्तकों के नाम हैं जो कि कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि कुरान, रामायण, गीता, रामचरितमानस, बाइबल, महाभारत इत्यादि। कुछ आहारों के नाम हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, पकौड़ी इत्यादि। कुछ शरीर के अंग हैं जो कि स्त्रीलिंग में होते हैं, आँख, नाक, जीभ, पलक, उंगली, ठोड़ी। कुछ आभूषण हैं जो कि हमेशा और हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, माला, चूड़ी, बिंदी, टोपी, धोती, चुन्नी, साड़ी, सलवार, अंगूठी, कंघी, बिंदी इत्यादि। तो इन सबको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। कुछ मसालों के नाम हैं जो कि स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ और चाय। कुछ राशि हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष और कर्क, ये हमेशा और हमेशा किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। अब देखिए लिंग से संबंधित कुछ विशेष नियम है जो कि आप यहाँ से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति तो कोई भी बनाया जा सकता है, महिला भी हो तभी हम उसे राष्ट्रपति कहेंगे, पुरुष भी हो तभी भी हम उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रपति ही कहेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, अब चित्रकार को चित्रकारी नहीं कहेंगे, पत्रकार को पत्रकारी नहीं कहेंगे, पत्रकार का पत्रकारी होगा, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। प्रबंधक, सभापति, वकील और डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर। बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त और मित्र, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कि पुरुष के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं और स्त्री के लिए।
सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लेगा कि बताइए पत्रकार क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, या फिर दोनों में यूज होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों में यूज होता है। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द जिनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या क्या किया गया है। यहाँ पे लिंग परिवर्तन में कोई रूल का फॉलो ही नहीं होता है, मतलब किसी भी रूल का फॉलो करके इसे स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाता है। इनको आपको याद ही करना होगा। जैसे कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, ये बहुत बार पूछा गया है। अगर विद्वान है तो विद्वान का होगा विदुषी। जैसे कि वहाँ पर एक विद्वान महिला थी, तो ये वाक्य गलत हो गया। वहाँ पे आप विद्वान महिला नहीं कह सकते, क्योंकि वो महिला है तो आप कहेंगे कि वहाँ पे एक विदुषी थी। विद्वान महिला कहने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे आप सीधे कहिए कि वहाँ पे एक विदुषी थी। कोई नेता है तो उसका नेत्री हो गया, महान है तो वहाँ पे महती हो गया, मतलब कि आपकी महान कृपा होगी, तो ऐसा ये गलत है, आपकी महती कृपा होगी, ये सही है। साधु का साध्वी होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, और सम्राट का सामग्री होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज पे कि आपको किसी भी रूल्स के बारे में नहीं बताया गया है, कोई रूल्स भी नहीं है, किसी में कुछ जुड़ गया है तो कहीं पे कुछ जुड़ गया है। तो ये सारे अपवाद हैं और यही परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन पे जाके आप अपना नोट्स बना सकते हैं आसानी से। इसके अलावा देखिए भेड़ का भेड़ा, बलवान का बलवती, नर तितली का तितली होता है, मतलब कि अगर तितली का पुल्लिंग देखें तो तितली का पुल्लिंग होगा नर तितली, स्त्रीलिंग होगा तितली। उसी तरह भेड़िया का, भेड़िया पुरुष है, मादा भेड़िया महिला है, नर मक्खी मक्खी, कछुआ मतलब देखिए यहाँ पे ये पुरुष है और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे देखिए नर चील है तो चील हो गया, खरगोश मादा खरगोश, नर चीता चीता, भालू मादा भालू, नर मछली और मछली। तो इन सबको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो ये रही एक वीडियो। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। क्वेश्चन है, 4 विकल्प है, आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, भवानी का 2 सेकंड में कमेंट करके बताइए, ये होगा भाव। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हमने इसके बारे में आपको बताया भी है। कवि का होता है कवित्री। अब देखिए सभी इसमें से 2 कवित्र लिखा गया है, ये होता है कवित्री। देव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, क्या देव का देवानी होगा या फिर देव का देवा होगा, नहीं देव का देवी होगा। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या भगवान का भगवानी होगा या फिर भगवानिन होगा या फिर भगवत होगा। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां कमेंट करिए, ये होगा भगवती। तो वचन कहने का ये मतलब है कि नंबर यानी कि संख्या, जैसे कि जहां पर हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, क्या 1 है, 10 है या फिर 1 से अधिक है। तो अगर 1 है तो एक वचन और 1 से अधिक है तो बहुवचन। हिंदी में आप देखेंगे कि वचन केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, लड़की खेलती है, पढ़ने पर हमें क्या पता चला कि यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है, मतलब लड़की है वो एक ही तो है। यहाँ पे है कि लड़कियां खेलती हैं, यानी कि यहाँ पे 1 से अधिक है। तो इस तरह हिंदी ग्रामर में आप देखेंगे कि वचन होते हैं केवल और केवल 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है कि हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ के एक होने का पता चलता है, मतलब जहां पर भी हमें ये पता चले कि वहां पे कोई भी चीज है और एक है तो वहां पे क्या होगा, एक वचन होगा। उसी तरह जहां पे ये पता चले कि 1 से अधिक लोग हैं वहां पे बहुवचन होगा। एक वचन में आप देख सकते हैं लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर इत्यादि। बहुवचन में आप देखेंगे कि 1 से अधिक लोग होते हैं, जैसे कि लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, स्त्रियां, लताएं और बेटे। तो हिंदी ग्रामर में बस 2 ही होते हैं। यहाँ पे पूछा क्या जाएगा आपके परीक्षा में, तो ये पूछा जाएगा कि निम्न को बहुवचन बनाने पर क्या होगा। बहुवचन बनाने के भी कई तौर तरीके हैं। देखिए अगर आपको कहा जाए कि लड़का है इसको बहुवचन बनाइए तो आप कर देंगे लड़के। ये कहेगा कि गुरु का बहुवचन बताइए तो आप क्या करेंगे, तो इसका गुरुजन होगा। तो इस तरह जहां पर ढेर अलग अलग तरह के जो शब्द मिलेंगे यही आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहीं पे हम वही देखने वाले हैं
कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या क्या नियम लागू होता है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि पुल्लिंग है और अगर वो आकारांत है, मतलब कि उनका जो एंड पॉइंट है, खत्म होने वाला है, ये किसी आ पे आके खत्म हुआ है, तो इस तरह को हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। जैसे लड़का है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लड़के बना देते हैं, ए लगा दिया। घोड़ा है तो घोड़े हमने बना दिया, कपड़ा है तो कपड़े बना दिया। मतलब कि कुछ शब्द पुल्लिंग ऐसे होते हैं जिनको अगर बहुवचन बनाना है तो केवल ए लगाकर आप उनका बहुवचन बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें अगर आपको बहुवचन बनाना है तो आपको आय लगाना पड़ता है, और ये शब्द होते हैं स्त्रीलिंग और आकारांत। आकारांत कहने का मतलब कि जो वो अंत होगा उनका, जैसे कि अगर आप आँख की बात करें तो इसके लास्ट में अ है, ये भले आपको दिख नहीं रहा है लेकिन अ है। जैसे ख में अ होता है, ख को आप इस तरह लिखते हैं, ख धन अ, ख। तो ये जो खत्म होती है, अ पे खत्म होती है, आकारांत है। और स्त्रीलिंग मतलब कि जहाँ पे स्त्री का बोध हो, तो जहाँ पर भी इस तरह के शब्द आते हैं उनको बहुवचन बनाना होगा तो आपको आय लगाना पड़ता है। आपने देखा कि जो पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं आकारांत में, वहाँ पे केवल ए लगता है, लेकिन जो स्त्रीलिंग वाले शब्द होंगे वहाँ पे आय लगेगा। जैसे कि आँख, आंखें हो जाएगा। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा। किताब का बहुवचन किताबें हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे पॉइंट भी, ये जो अंक की मात्रा है, ये भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हिंदी ग्रामर के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी त्रुटि होगी। जब आकारांत में स्त्रीलिंग शब्द हो, मतलब कि आ हो, तो वहाँ पे आ की जगह पे ए कर दिया जाता है, मतलब आ भी रहता है। जैसे कि कविता है और इसका बहुवचन बनाना हो तो कविताएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए के साथ चंद्र बिंदु जोड़ा जा रहा है। लता है तो लताएं, अध्यापिका है तो अध्यापिकाएं। यानी कि आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। अगर एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो परीक्षा में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और अगर वो या पे खत्म है तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है, और अगर वो या पे नहीं खत्म है तो उनके लास्ट में या लगा दिया जाता है और चंद्र बिंदु भी लगाया जाता है। जैसे कि बिंदिया है, बिंदिया का बहुवचन बनाने के लिए लास्ट में या है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से या दिया हुआ था तो हमने केवल चंद्र बिंदु लगा दिया और ये हो गया बहुवचन। चिड़िया का बहुवचन बनाने के लिए हो गया चिड़िया, लास्ट में या है तो हमने केवल चंद्र बिंदु लगा दिया। बुढ़िया में या है तो हमने केवल चंद्र बिंदु लगा दिया। नदी में या नहीं है तो यहाँ पे हम या जोड़ेंगे और चंद्र बिंदु भी जोड़ेंगे। लड़की में या नहीं है तो यहाँ पे लड़की में या लगाएंगे और चंद्र बिंदु भी लगाएंगे। यानी कि आप ये देखिए कि आपसे परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि निम्न का बहुवचन क्या होगा, या फिर बहुवचन बनाने के लिए आप क्या जोड़ेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं लगता है, इनको हम अपवाद बोलते हैं। अपवाद में जो शब्द हैं, जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि बहुवचन बनाने के लिए उनके लास्ट में दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग या फिर गण शब्द जोड़ा जाता है। जैसे कि जो सेना है, सेना का अगर बहुवचन बनाना है तो हम सेना दल कहेंगे। आप सेनाओं भी कर सकते हैं, लेकिन सेना दल एक अच्छा शब्द है। आप है, अगर आपका बहुवचन बनाना है तो आप लोग कहेंगे। आपका आपो तो नहीं होता है। गुरु का बहुवचन बनाने के लिए हम गुरुजन कर देते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, जन। श्रोता का बहुवचन बनाने के लिए हमने जन जोड़ दिया, यानी कि श्रोता जन हो गया। कुल मिला के इस तरह के चैप्टर में, हिंदी ग्रामर के इस चैप्टर में आपको बहुवचन वाले रूल से पता रखने हैं। यहाँ पे देखिए, अगर भाई का बहुवचन बनाना है तो आप भाई भाई कर सकते हैं, बहन का बहन बहन कर सकते हैं, गांव का गांव गांव कर सकते हैं, और घर का घर घर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे आपको ओ जोड़ना पड़ता है, जैसे कि साधु मतलब साधुओं, घर मतलब कि घर ओ, क्या जोड़ा जा रहा है, ओ। दवा यानी कि दवाओं। तो आपको याद रखना होगा कि किस शब्द में क्या होता है। वैसे अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको ऐसे भी ढेर सारे शब्द पता होंगे। आगे बढ़ते हैं तो आकारांत और इकारांत वाले संज्ञाओं के पीछे यू जोड़ करके उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे आकारांत मतलब, इकारांत मतलब कि जो खत्म होगा छोटी ई की मात्रा पर, इस इकारांत का मतलब कि जो खत्म होगा बड़ी ई की मात्रा पर। मतलब कि मुनि क्या होगा तो ये इकारांत होगा, और गली क्या होगा तो ये वाला इकारांत होगा, मतलब यहाँ पे बड़ी मात्रा है। तो अगर इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके पीछे यू जोड़ करके इनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि मुनि का मुनियो, गली का गलियों, नदी का नदियों। इसके अलावा देखिए, ये जो पेज आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये आप कह सकते हैं कि वचन वाले चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो यही वाला है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है,
अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको बुक वाइज, मतलब कि जैसे आप बुक में पढ़ते हैं चैप्टर वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है, उसी तरह आप एप्लीकेशन पे जाके पढ़ सकते हैं। और ये सारा चीज़ वहाँ पे आपको एक रिटन फॉर्मेट में मिलेगा, PDF भी मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगी, इसलिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन बनते ही नहीं हैं, ये हमेशा और हमेशा एक वचन में होते हैं। मतलब कि परीक्षा में अगर आपसे ये कहा जाए कि जनता का बहुवचन बताइए, तो जनता का बहुवचन जनता ही होगा, क्योंकि जो जनता एक शब्द है ये हमेशा और हमेशा एक वचन में होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इन शब्दों को आपको याद ही करना होगा, कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। तो शब्द है माल, जैसे कि माल लुट गया, जनता सो रही है, सामान लेकर आओ, सामग्री, सोना, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, पानी, हवा, आग, दूध, वर्षा इत्यादि। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रेम का बहुवचन क्या होगा, तो प्रेम का बहुवचन प्रेम ही होगा। पूछ लिया जाएगा पानी का बहुवचन क्या होगा, तो पानी का पानी नहीं होगा, पानी का पानी ही होता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, मतलब कि उनका एक वचन भी नहीं कभी होगा, जैसे कि प्राण, दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर, लोग, प्रजा, रोम, बाल, समाचार, केस इत्यादि। ये नहीं है कि बस इतने ही शब्द हैं पूरे हिंदी ग्रामर में, लेकिन यहाँ पे जो शब्द लिखे गए हैं ये कई बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो यहाँ से बाहर कोई भी शब्द पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर है। तो यहाँ पे आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे सब कुछ आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। यानी कि आपको ये सारे शब्द याद ही करने होंगे, ये हमेशा होते हैं एक वचन में, और जो ये नीचे वाले शब्द हैं हमेशा होते हैं बहुवचन में। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को, जिससे ये पता चलेगा कि आपका जो ये वाला चैप्टर है हिंदी ग्रामर में वचन वाला चैप्टर, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना आपको आ रहा है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नदी का बहुवचन बताइए। और यहाँ पे आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। 2 सेकंड होगा आपके पास, कमेंट करके तुरंत बताएं। अगर आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं, मतलब कि लाइव होने के बाद देख रहे हैं, तो भी आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। और देखिए, सही उत्तर होगा नदियाँ, नदी का होता है नदियाँ। अगला देखते हैं, तो अगला है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, लेकिन आसान भी है। ये होता है 2, एक वचन और बहुवचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाया जाता है, मतलब कि ये एक वचन में होता ही नहीं है। परीक्षा में अगर ये पूछ ले कि इस शब्द का एक वचन बताइए, तो आप कहिएगा कि एक वचन वही होगा जो बहुवचन में दिख रहा है, एक वचन वैसे इसका होगा ही नहीं। और ये क्या है, प्राण, क्योंकि हमने आपको बताया है यहाँ पे, अगर आपको याद हो, ये जो प्राण है ये हमेशा किसमें होता है, बहुवचन में होता है। अगला है कि निम्न में से एक वचन कौन है, इनमें से कौन है जो कि एक वचन है, तुरंत कमेंट करके बताएं 2 सेकंड में। देखिए, चांदी भी एक वचन है, सोना भी एक वचन है, और लोहा भी एक वचन है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से बहुवचन क्या है, होश, दर्शन, हस्ताक्षर। तीनों को आप देख लीजिए, होश, दर्शन और हस्ताक्षर। देखिए, होश, हस्ताक्षर और दर्शन, ये तीनों किस में है, बहुवचन में है। अब यहाँ पे आगे देखिए, अगर आपको याद रहता तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तीनों बहुवचन में है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से बहुवचन में क्या है ये बताइए, तुरंत 2 से 3 सेकंड। जो भी लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक करें, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। 4 MB का एप्लीकेशन है, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, लेखक एक वचन है, गुरु एक वचन है, और युवा भी एक वचन है, लेकिन बहुवचन पूछा गया है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जनता शब्द में वचन कौन सा है, जनता में। देखिए, जनता हमने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, जनता क्या है, भले आपको बहुवचन दिख रहा हो, लेकिन ये होता है हमेशा और हमेशा एक वचन में। तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और इसका सही उत्तर होगा एक वचन। आपका बहुवचन क्या होगा, आपका क्या होगा। देखिए, आपका आप आपो नहीं कर सकते, तो ये होगा आप लोग। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है। देखिए, घोड़ा का तो घोड़े होता ही है, तो ये तो बिल्कुल सही है। आंसू, आंसू खुद एक बहुवचन वाला शब्द है,
तो इसका बहुवचन भी क्या होगा, एक वचन, और दोनों वचन मतलब बहुवचन दोनों ही आंसू होगा। ये आंसू कोई शब्द नहीं होता है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि सही नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही होगा। पुस्तक का बहुवचन बताइए। पुस्तक का होगा पुस्तकें। वर्षा का बहुवचन बताइए। तो वर्षा खुद एक बहुवचन वाला है, तो इस वर्षा का होगा वर्षाएं। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि विराम, विराम का मतलब होता है ठहराव। मतलब कि हिंदी में जो पद, वाक्यांश या फिर खंड बनाए जाते हैं उसमें जगह जगह विश्राम दिया जाता है। इसी विश्राम को विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जो ये विराम चिन्ह है ये कई तरह के होते हैं और परीक्षा में उन्हीं से कई क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी जान पाएंगे कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखा दें विराम चिन्हों के बारे में कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं हिंदी में और वो दिखते कैसे हैं, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कि कौन है जो कि अल्प विराम है। इस तरह 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, तो इस तरह आपके परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करें पूर्ण विराम की, तो पूर्ण विराम आप देख लीजिए। पूर्ण विराम इस तरह होता है, जब भी एक वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। सबकी परिभाषा को हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे केवल आप उसे पहचान लीजिए। यह है अर्ध विराम, मतलब कि सेमी कॉलन। सेमी कॉलन आप देख रहे हैं कि ऐसे बनाया गया है। इसके आगे है अल्प विराम, मतलब कि कामा, तो यहाँ पे केवल नीचे ऐसे रहता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और यह है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाइफन मतलब कि योजक चिन्ह, तो यहाँ ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और ये कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। उद्धरण चिन्ह मतलब कि इन्वर्टेड कामा, तो अगर इंग्लिश में आपसे इन्वर्टेड कामा कहा जाए तब तो आप आराम से बता देंगे, लेकिन हिंदी में कहेगा कि इसमें से उद्धरण चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पे इस शब्द को देखकर आप थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये है उद्धरण चिन्ह। इसके आगे है रेखिका या फिर निर्देशक चिन्ह, जिसको हम डैश बोलते हैं, तो डैश में नीचे आपको इस तरह दिखता है। और अगला है विवरण चिन्ह, यानी कि कॉलन प्लस डैश। जैसे कि किसी चीज के बारे में जब किसी की चीज की परिभाषा बताई जाती है तो यहाँ पे ये लगाया जाता है, यह है विवरण चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह मतलब कि कोई वाक्य हो रहता है और बीच में कहीं कोई गलती होती है तो वहां पे ऊपर इस तरह लगाया जाता है। अगला है संक्षेप सूचक चिन्ह, जो कि इस तरह केवल एक पॉइंट होता है। लोक निर्देश, यानी कि कई पॉइंट होते हैं। समानता सूचक मतलब कि इक्वल, मतलब कि बराबर। इसके आगे है उपविराम मतलब कि कॉलन, और जो कि 2 पॉइंट से इस तरह दिखाया जाता है। तो सबसे जरूरी है कि आप इनको इनके नाम से याद कर लें, और यहाँ पे आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारा आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसे लाइन बाय लाइन जैसे आप बुक में पढ़ते हैं वैसे पढ़ पाएंगे। देखिए, देखते हैं एक एक को। यहाँ एक मतलब कहाँ पर इनका प्रयोग होता है, कहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा चीज देख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण विराम का। देखिए, पूर्ण विराम को आप फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से रुकना। मतलब कि इसका प्रयोग सामान्यतः ऐसे जगह पे होता है जब एक वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो ये एक वाक्य पूरा हो गया। अब उसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एक पूर्ण विराम का चिन्ह लगा सकते हैं। या फिर उसे जाने दो, ये भी एक पूरा है, तो यहाँ पर भी हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पूर्ण विराम का चिन्ह है ये कभी भी वाक्य के पूरा होने पर लगता है। जैसे कि जो अप्रत्यक्ष प्रश्न होते हैं उनके अंत में भी इनको लगाया जाता है। जैसे कि तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर भी आएगा पूर्ण विराम। जो छंद होते हैं, छंद के अंत में भी पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। छंद कई तरह के होते हैं, इसको हमने छंद वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, पूर्ण विराम है। इसके अलावा कभी कभी किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का जब सजीव वर्णन करना होता है
तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सजीव वर्णन मतलब कि अगर कोई वस्तु है और उसको हमें दिखाना है कि वो एक सजीव है, मतलब जिंदा है, तो जब उसका वर्णन कभी करता है अपने जो भी उसके गद्य हैं, पद हैं, तो वहाँ पे हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि प्रशस्त ललाट, पानीदार बड़ी बड़ी आंखें, सिर के बाल न अधिक बड़े ना अधिक छोटे। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह क्या हुआ है, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। अब कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब? जब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हो। मतलब कि यहाँ पे देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो एक तरह से इन दोनों वाक्यों को आप संबंध के अनुसार जोड़ सकते हैं। मतलब कि जो दूसरा वाला वाक्य है पहले वाले वाक्य से संबंध रखता है। तो जब इस तरह की कंडीशन आए कि ट्रेन जाने वाली थी कि तुम पहुंच गए, या फिर इस तरह की जहां पर भी कंडीशन आए जो एक दूसरे से रिलेट करते हो, संबंधित हो, तो वहां पर आपको बीच में पूर्ण विराम नहीं लगाना है। ठीक, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना है। जब पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा तभी आप पूर्ण विराम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जो अगला है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है हिंदी में, ये है अर्ध विराम। अर्ध विराम ऐसे बनाया जाता है। तो अर्ध विराम का प्रयोग ऐसे जगह होता है जहां पे थोड़ा से अधिक रुकने की जरूरत होती है। जैसे रुकने की जरूरत है लेकिन थोड़ा सा अधिक रुकने की जरूरत है, तो उसे हम कहते हैं अर्ध विराम। जैसे कि डटकर परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों वाक्य एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे थोड़े रुकने की बात की गई है। जैसे डटकर परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा रुकने वाली कंडीशन आ रही है, उस तरह की कंडीशन में हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। जब कभी वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तब भी अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अधिकरण मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण पढ़ के समझ सकते हैं। महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया, देश के समक्ष पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। तो यहाँ पर जहाँ पर एक ही वाक्य हो लेकिन उसमें एक तरह के अधिकरण प्रयोग किए गए हों, तो बीच में कहीं पर भी आप पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। बीच में हर जगह क्या लगेगा? अर्ध विराम लगेगा। अगला है कि मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के विरोध या फिर वैपरीत्य का भाव प्रकट होने पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे, उसने बहुत पढ़ाई की लेकिन फेल हो गया। तो जहाँ पे विरोध की बात आती हो, मतलब जब बहुत पढ़ाई करेगा तो उसे फेल नहीं होना चाहिए, तो लेकिन वो फेल हो गया। तो अगर हम लिख दें कि उसने बहुत पढ़ाई की लेकिन वो फेल हो गया, तो लेकिन से पहले हम क्या लगाएंगे? अर्ध विराम लगाएंगे। तो जहां पर भी विरोध वाली कंडीशन आती है वहां पर अर्ध विराम लगता है। देखिए यहाँ पे जो लोग उसका आदर करते हैं वह उन्हीं को मूर्ख समझता है। जैसे आज के हमारे नेता लोग हैं। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में भी हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वायु के दबाव से साबुन का एक बुलबुला भी नहीं दबता, से कर्णवाचक है, और क्योंकि हवा का बाहरी दबाव बुलबुले की भीतरी दबाव से कट जाता है। तो देखिए जहां पर भी कर्णवाचक क्रिया विशेषण आ जाए वहां पर भी अर्ध विराम का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं तो जो तीसरा है यह है अल्प विराम। अर्ध विराम और अल्प विराम, काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो अर्ध विराम इस तरह होता है और अल्प विराम केवल नीचे वाला रहता है। यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो नहीं दिखता है आपको। तो हिंदी में ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है और इसका प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पर हम क्षण भर के लिए रुकते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, महेश भूपति और वीरेंद्र सहवाग तथा महेंद्र सिंह धोनी भारत के लोकप्रिय खिलाड़ियों में से हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो जो ये थोड़ा सा हम रुक रहे हैं यहाँ पर लगेगा क्या? अल्प विराम। तो आपको अल्प विराम और अर्ध विराम में डिफरेंस करने आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये कई बार आपसे पूछा गया है। अब अगर आप वाक्यों में देखें, राजेश रोज मंदिर जाता है, घंटा बजाता है, भगवान के दर्शन करता है और घर चला आता है। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी रुकने की बात है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाएंगे।
वाक्यांशों को जो वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, उनको अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं, भविष्य में जो भी होगा उसे देखा जाएगा। तो जो उपवाक्य हैं उनको अलग अलग जब करना होगा, मतलब ये दोनों उपवाक्य हैं, एक ही वाक्य के दो वाक्य हैं, उपवाक्य जिनको हम बोलते हैं, तो इनको अलग अलग करने के लिए अर्ध विराम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तब, तो, यह, वह आदि के स्थान पर भी क्या लगता है, अल्प विराम लगता है। जैसे कि अगर ये वाले शब्द हैं तब, तो, यह, वह, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। जब मेरा भाई आया तब मैं खाना खा रहा था, तो क्या था यहाँ पे, तब, तो तब जहां पर आ जाएगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम। संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन, अब तुम जा सकते हो। मेरे भाइयों और बहनों, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। तो यहाँ पे जो संबोधन हो रहा है, संबोधन के तुरंत बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। इसके आगे है उपविराम। इसका प्रयोग आप बहुत कम देखते होंगे, लेकिन ये भी हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उपविराम की बात करें तो उपविराम में आपको बस 2 पॉइंट ऐसे दिखते हैं, और यहाँ इसका प्रयोग इस तरह होता है जैसे कमायने एक अध्ययन, एक मूवी की बात करें तो गदर एक प्रेम कथा। तो ये जो चिन्ह हो रहा है इसको हम कहते हैं उपविराम। उसके आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग सबको पता ही होगा। इसका प्रयोग हम वहीं करते हैं जहां पर क्वेश्चन से प्रश्न की उत्पत्ति होती है। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या करते हो, तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो। तो इस तरह में जहां पर भी ये वाक्य खत्म होगा उसके लास्ट में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होती है तब भी प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। जैसे कि आप शायद बलिया के निवासी हैं, आप शायद बलिया के निवासी हैं। तो जैसे कि वहां पे अनिश्चय की स्थिति आ रही है, बोलने वाला निश्चय नहीं कर पा रहा है लेकिन उसको शक है कि आप शायद बलिया के निवासी है। तो इस तरह के कंडीशन में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जहां पर व्यंग उत्पन्न हो वहां पर भी प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आतंकवाद ही सर्वश्रेष्ठ जनसेवा है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति आतंकवाद को सपोर्ट करता है तो उससे कोई तीसरा व्यक्ति यह कह रहा है कि आतंकवाद ही सबसे बड़ी जनसेवा है, क्या है ना। तो इस तरह ये जहां पर व्यंग वाली कंडीशन है वहां पर भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह आप देख लीजिए, ये भी कई बार प्रयोग होता है। जैसे कि आगा पीछा, माता पिता, ऊंच नीच, लाभ हानि, जीवन मरण, आकाश पाताल। तो इन सबको जोड़ने के लिए योजक का मतलब ही होता है क्या, जोड़ना। इसके अलावा जो दो शब्दों को जोड़ता है जो कि मिल करके एक पद बनाते हैं, जैसे कि माता पिता हमने आपको बता दिया, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, साग पात, हंसी खुशी, कपड़ा लत्ता, भूत प्रेत, नौकर चाकर, जीव जंतु, दीन दुखी। तो इस सारे शब्दों को जोड़ने के लिए जो चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, योजक। लूला लंगड़ा, भूखा प्यासा, अंधा बहरा, इस तरह जो भी शब्द हैं इनको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक का। अगेन आपको बता दें कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपको ऐप में बिल्कुल एक बुक वाइज मिलेगा। जैसे वहाँ पे आप बुक में जाके पढ़ते हैं वैसे एप्लीकेशन में जाके लाइन बाई लाइन आप पढ़ पाएंगे। इसके अलावा पानी वानी, चाय वाय, उल्टा पुल्टा, परमात्मा और महात्मा, यहाँ पर भी जो भी प्रयोग में लाया जाता है इसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। अब आगे बढ़ते हैं तो यह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 तरह के होते हैं। जैसे कि एक होता है इकारा, इकारा में आपको 1 दिखेगा। एक होता है दोहरा, दोहरा में आपको 2 दिखेगा। तो यह है उद्धरण चिन्ह। तो देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर हम किसी का उदाहरण देते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो यहाँ पे डबल उद्धरण हो गया। निराला, छायावाद के क्रांतिदर्शी कवि थे, तो ये हो गया सिंगल और ये हो गया डबल। इसके अलावा जहां पर भी कोई किसी का कथन होता है उसको हम उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। जैसे कि गीता का वचन है, कर्म करो किंतु फल की इच्छा ना करो। ये डायरेक्ट गीता में कहा गया है, तो हमने गीता के वचन को बताने के लिए इसको उद्धरण चिन्ह में रख दिया। उद्धरण चिन्ह में रखने से क्या होगा कि सेम टू सेम
आप इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते होंगे, वही है यहाँ पे। तो सेम टू सेम ये इस तरह गीता में कहा गया है, हम उसको बताना चाहते हैं तो हमने उसको उसी तरह रख करके उद्धरण चिन्ह लगा दिया। प्रेमचंद का कथन है, जब तक पैरों तले गर्दन दबी है तब तक उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है। तो देखिए ये प्रेमचंद का कथन है, उसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया और इसीलिए हमने इसको उद्धरण चिन्ह में रख दिया। कुल मिलाकर परीक्षा में आपसे उद्धरण चिन्ह पूछा जाएगा, हो सकता है पूछा जाए कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, इकहरा और दोहरा। इसके अलावा देखिए रेखिका या फिर निर्देशक चिन्ह, तो आपको समझना होगा रेखिका और निर्देशक चिन्ह क्या होता है। तो इसमें हम किसी के बारे में बताते हैं, जैसे कि शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो यहाँ पे जो प्रयोग में ला रहा है इसको हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं तो यह है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे किसी का विवरण देना होता है, जहां पर भी कहीं किसी का विवरण देना है वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं तो यह है त्रुटि पूरक चिन्ह। तो जैसे कि प्रेमचंद का हमने लिख दिया, प्रेमचंद का ग्राम जीवन का संजीव झांकी प्रस्तुत करता है। लिखने के बाद हमें पता चला कि अरे यहाँ पे तो गोदान होना चाहिए था, यहाँ पे अपनी जगह तो छोड़ा नहीं था, तो अब यहाँ पे कैसे लिखे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक इस तरह का चिन्ह लगाएंगे जिसको त्रुटि पूरक चिन्ह बोलते हैं, और ऊपर हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, गोदान। तो इस तरह इसको हम कहते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह। आशा है कि आपने भी कभी न कभी इसका प्रयोग किया होगा। ये जो सारे अब तक हम आपको बता रहे थे ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ और है जिनको हम बता देंगे ताकि आपसे परीक्षा में कुछ भी इससे बाहर ना पूछा जाए। यह है संक्षेप सूचक चिन्ह। तो संक्षेप सूचक चिन्ह में आप देखते हैं कि इस तरह जो फुल फॉर्म वाले वर्ड है इनका प्रयोग होता है, जैसे BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ठीक, WWW, ठीक, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये जो फुल फॉर्म वाले वर्ड है उसमें संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं तो यह है लोक निर्देश। लोक निर्देश का प्रयोग वहां पे होता है जब पहले किसी बात की पुनरुक्ति करनी होती है, तो वहां पे हम 2-3 बिंदी लगा देते हैं और इसे हम लोक निर्देश कहते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यह है समानता सूचक, मतलब कि बराबर का चिन्ह। तो जैसे जब किसी के बारे में बताना होता है, जैसे कि निशा का क्या मतलब होता है, तो हमने बता दिया कि निशा का मतलब जो होता है ये होता है रात्रि। दिवस का मतलब क्या होता है, तो दिवस का मतलब होता है दिन। तो इस तरह जहां पर भी समानता बतानी हो वहां पे समानता सूचक चिन्ह इसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं कुछ कोष्टकों को, जो कि कोष्टक कई तरह के होते हैं, हिंदी में प्रयोग में भी लाए जाते हैं। तो देखिए कोष्टक मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, होते तो वैसे 5 हैं लेकिन हिंदी में आपको 3 तरह के देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला है, ये मझौला है और ये छोटा कोष्टक है। तो जब भी किसी के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी बतानी होती है तो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। हिंदी में अधिकतर कंडीशन में आपको छोटा वाला कोष्टक ही देखने को मिलेगा। जैसे हम लिख रहे हैं कि आचार्य शुक्ल को सभी जानते हैं, फिर भी हम बताना चाहते हैं कि कौन आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल तो कई है, तो यहाँ पे हमने कोष्टक में लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। या फिर लिख सकते हैं कि पंडित जी ने पूजा करवाया। किसी को हम बता रहे हैं कि पंडित जी ने पूजा कराया, लेकिन अब उसे ये भी बताना होगा कि कौन पंडित जी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस तरह जिसके बारे में ज्यादा बताना हो उसको हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करके बताते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह या फिर संबोधक चिन्ह, जो कि इस तरह का होता है और इसका प्रयोग वहां पे होता है जब हम किसी भी चीज को विस्मय या फिर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। जैसे कि आहा कितना सुहावना मौसम है, तो आहा के बाद ये लग जाएगा। फिर राम अब तुम पढ़ो, तो संबोधन वाले में भी लगता है। आहा कितना प्यारा फूल है, तो यहाँ पर भी लगेगा। और जहाँ पर हम किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, वहां पर भी विस्मय आदि सूचक चिन्ह या फिर संबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पुत्र चिरंजीवी हो, भगवान तुम्हारा भला करे, तो इस तरह के कंडीशनों में हम संबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए ये रहा ये पूरा चैप्टर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
विराम चिन्ह नहीं है? आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 2 सेकंड में। तो देखिए, अल्प विराम, पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह ये विराम चिन्ह में आते हैं। अवतरण ये विराम चिन्ह में नहीं आता है। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से जो नहीं लिया गया हो, और ये है ये वाला खड़ी मतलब पूर्ण विराम, ये अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है। बाकी ये सारे अंग्रेजी भाषा में आपको देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम किसको कहेंगे बताइए कमेंट करके। अर्धविराम और अल्पविराम, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो अर्धविराम कहा गया है तो ये वाला होगा, अल्पविराम ये वाला होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो, और इसमें हम देखने वाले हैं अलंकार के बारे में। सबसे पहले ये जानिए कि अलंकार होता क्या है। वैसे तो किसी भी परीक्षा में आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाता है, लेकिन अलंकार का मतलब ये होता है आभूषण। आभूषण मतलब कि गहना, जिसको आम भाषा में हम गहना बोलते हैं। तो जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से बनती है, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकार से होती है। ठीक, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अलंकार का मतलब क्या होता है। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि जो काव्य शरीर अथवा भाषा को एक नया ढंग दे, उसको एक नए तरीके से दिखाए, उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद होते हैं 3, और ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जिसमें से पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। परीक्षा की दृष्टि से ये जो 2 अलंकार हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। इनके कई भाग होते हैं, और यहाँ से कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है। अगर आप इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलंकार की एक लिस्ट दी गई है, जिसमें आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार दिख रहा है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से शब्दालंकार और अर्थालंकार बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि आप देख सकते हैं कि शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वकोक्ति, उसी तरह अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, माननीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेयोपया और भ्रांतिमान होते हैं। इसके अलावा अर्थ अलंकार में और भी होता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होगा वही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे हम पहले बात करते हैं शब्दालंकार के बारे में। तो शब्दालंकार के बारे में ये जो 6 भेद है, इनसे कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। जिसमें से पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा पुनरुक्ति अलंकार, चौथा विप्सा अलंकार, पांचवा वकोक्ति अलंकार और छठवां श्लेष अलंकार। तो अब देखेंगे एक एक अलंकारों के बारे में, जैसे कि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। शुरू करते हैं पहले अलंकार से, जो कि है शब्दालंकार का पहला भाग अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, अनुप्रास की हम बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है अनु और दूसरा है प्रास। यहाँ पे जो अनु है इसका मतलब है बार बार, बार बार, और जो प्रास है, प्रास का मतलब होता है वर्ण। मतलब कि अगर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि जन रंजन मंजन धनुज, मनुज रूप सूर भूप, विश्व बदर इव धृत उदर, जोवत सोवत सूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न है इसकी बार बार आवृत्ति हुई है। तो जहां पर भी किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। परीक्षा में कई बार केवल आपसे उदाहरण ही पूछ लिया जाता है, इसलिए जरूरी है कि जो भी उदाहरण आपको मिले यहाँ से या फिर बुक से, आप उनको भी अच्छे से याद रखें। अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुतानुप्रास। हालांकि इनमें से इनके बारे में परीक्षा में बहुत कम ही बार पूछा गया है, लेकिन ये कई बार पूछा गया है कि अनुप्रास अलंकार का इनमें से कौन सा उदाहरण है। फिर भी हम देख लेंगे। अगर हम बात करें इसमें से पहले को, जो कि है छेकानुप्रास, तो छेकानुप्रास का मतलब ये होता है कि जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। मतलब अनेक व्यंजनों की आवृत्ति होगी लेकिन एक ही बार होगी। जैसे कि रीझी रीझी, रहिस रहिस, हंसी हंसी। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अनेक व्यंजन है जिनकी आवृत्ति हो रही है लेकिन एक ही बार हो रही है।
तो इस तरह जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा ये अनुप्रास अलंकार तो होगा ही होगा, लेकिन अनुप्रास में 6 का अनुप्रास होगा। उदाहरण है यहाँ पे रिझी रिझी, रहीस रहीस, हंसी हंसी उठे, सांसे भरे, आंसू भरी, कहत दई दई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई व्यंजनों की आवृत्ति होगी लेकिन एक ही बार होगी। इसके बाद जो अगला होता है ये होता है वृत्तानुपास। तो वृत्तानुपास में ये होता है कि एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहां पे वित्तानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली चारू, चंद सुधर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह जो सी वाला शब्द है ये आपको देखने को मिलता है। अगला है श्रुतानुपास अलंकार। तो यहाँ पे है कि जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे हम श्रुतानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेन आते गृह ग्वाल बाल थे। तो इस तरह के कंडीशन में श्रुतानुप्रास होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए। अगला है लटानुप्रास। तो लटानुप्रास में ये होता है कि जहां शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही हो, अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहां पे लटानुप्रास होता है। मतलब ये है कि जब एक शब्द या फिर वाक्य खंड की आवृत्ति हो और उसी अर्थ में हो उसको हम लटानुप्रास कहते हैं। उदाहरण से समझ लेंगे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। मतलब दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरह जहां पर कंडीशन आती है कि दो अलग अलग खंड हो लेकिन उनका मतलब एक ही हो तो वहां पे लटानुप्रास अलंकार होता है। अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो जहां अंत में तुक मिलता हो वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे कि आग, नाग, तो ये जो तुकबंदी है यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो ये आपने देखा अनुप्रास अलंकार के 5 भाग जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे यमक अलंकार के बारे में। देखिए परीक्षा में तो कई बार यही पूछा जाता है कि आपको 4 विकल्प दे दिया जाएगा, जैसे कि यमक, रूपक, अनुप्रास और श्लेष। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन शब्दालंकार नहीं है, तो आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। देखते हैं अगला अलंकार और यह है यमक। यमक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कई उदाहरण पूछे जाते हैं और परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वालों में से यमक अलंकार एक है। यमक का मतलब होता है 2, मतलब कि जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग में हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो जाए वहां पे यमक अलंकार होता है। ये समझिए कि एक ही शब्द आएगा कई बार, मतलब कि अगर शब्द एक को हम देख लें तो ये कई बार आएगा, लेकिन जितनी बार आएगा यहाँ पे उसका अर्थ अलग होगा, यहाँ पे उसका अर्थ अलग होगा, यहाँ पे उसका अर्थ अलग होगा। तो इस तरह के कंडीशनों को हम कहते हैं यमक अलंकार। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए नर, वाह पाए बौराए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शब्द है कनक, आया है 2 बार, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जो पहला है इसका मतलब है धतूरा, धतूरा, और जो दूसरा कनक है इसका मतलब है सोना। तो शब्द तो एक ही है लेकिन ये 2 बार आया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बस 2 ही बार, कभी कभी आपको ये कई बार 2, 3, 4 बार देखने को मिलेगा, लेकिन इसको पहचानने का तरीका वही है कि जितने बार भी आएगा सबका अर्थ अलग अलग होगा। तो ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो ये तो हो गया यमक अलंकार। अब देखते हैं अगला अलंकार जो है विप्सा। तो विप्सा अलंकार से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा ये है कि जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम विप्सा अलंकार कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर आदर वाला शब्द हो, हर्ष वाला शब्द हो, शोक हो, विस्मय आदि बोधक हो, तो इस तरह के शब्दों को प्रभावशाली रूप से अगर व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है तो वहां पे हम विप्सा अलंकार मानते हैं। जैसे कि मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोहि मोहि मोहन
मई मई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीटिशन है, लेकिन इसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह के अलंकार को हम विप्सा अलंकार कहते हैं। अगला है पुनरुक्ति अलंकार। हम शब्दालंकार का ये चौथा भाग देख रहे हैं, यह है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार में ये होता है कि दो शब्दों से ये पुनरुक्ति मिलकर बना है, यानी कि जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहां पे पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जो हाई लेवल के एग्जाम है वहां पर एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। तो जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता अलग अर्थ निकाल ले, उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब बोला गया कुछ और, लेकिन सुनने वाले ने उसका अर्थ अलग निकाल लिया, इसको हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति के भेद भी हैं। पहला है काकू वक्रोक्ति अलंकार और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो यहाँ से पुनरुक्ति की बात करें या फिर वक्रोक्ति की बात करें, यहाँ से उतने क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं बनते हैं। फिर भी आप देख लीजिए काकू वक्रोक्ति के बारे में। तो जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को उसकी कंठ या ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहां पे काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब कि वो बोल रहा है ठीक, सुनने वाला भी सुन रहा है ठीक, लेकिन इसके बोलने के कारण, मतलब कि इसके कंठ में प्रॉब्लम होने के कारण ये जो सुनने वाला है इसका अलग अर्थ निकालता है। तो यहाँ पे होता है काकू वक्रोक्ति। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। इसी तरह जो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है, वहां पे श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहां पे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो, तहाँ जाओ जहां धन सरसो। तो ये अब आप जान लीजिए, बस एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो हम देख रहे थे यहाँ पे शब्दालंकार, इनमें से 3 अलंकार ऐसे हैं जिनसे कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनता है, जिसमें से पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। बाकी को आप अपने जानकारी के लिए बस देख लीजिए। ज्यादा क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन शब्दालंकार से अगर बनेगा तो अनुप्रास, यमक या फिर श्लेष से ही होगा। तो अब देखते हैं श्लेष अलंकार, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाएं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नहु बरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे 3 शब्द आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो पानी वाला शब्द है, इसका इन तीनों के सापेक्ष अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपने देखा था इसके पहले वाले में कि वहां पे एक शब्द 2 बार आता था, ठीक, जैसे कनक कनक ते 100 गुने, और दोनों का अर्थ अलग अलग होता था। लेकिन श्लेष में क्या होगा कि शब्द एक ही या फिर 2 बार आएगा, हो सके कि एक ही बार आए। यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी एक ही बार आया है नीचे वाली लाइन में, लेकिन इसका मोती, मानस और चून, इन तीनों के सापेक्ष अर्थ अलग अलग है। तो ये है श्लेष अलंकार। अब देखते हैं अगला अलंकार, जो कि है अर्थालंकार। क्योंकि आपने देखा था अलंकार में 3 भाग होते हैं। पहला शब्दालंकार, जिसमें से हमने उसके 6 भागों को देख लिया। दूसरा होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार दिखता है आपको, लेकिन अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से आपको काव्य में चमत्कार दिखता है। तो जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार दिखे, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के कई भेद भी हैं, लेकिन उनमें से जो बेहद महत्वपूर्ण है वही हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अर्थालंकार के जो कुछ भेद हैं, ये है उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा। इसके अलावा ये भी हैं सारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय उपमा, प्रतीप, अनन्वय, भ्रांतिमान, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरायास, उल्लेख, विरोधाभास, मानवीयकरण और अन्योक्ति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने अलंकार हैं अर्थालंकार के भेद। लेकिन आपसे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बेहद महत्वपूर्ण है, ये है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। और इनमें से अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जो पूछा गया है ये है अतिशयोक्ति और मानवीयकरण। बस यही आपसे परीक्षा में 5 से 6 अलंकार पूछे जाते हैं अर्थालंकार से। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो पूछे जाते हैं उनके बारे में ही आपको बताएं।
क्योंकि अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरी वही है कि आप परीक्षा को पहले पास करें। सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार के बारे में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, मतलब कि जहां पर भी तुलना वाली कंडीशन आती है वहां पे उपमा अलंकार होगा। जैसे कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। मतलब तुलना की जा रही है किसी व्यक्ति का सागर से, कि किसी व्यक्ति का जो हृदय है वो सागर जैसा गहरा होना चाहिए। गिरी मतलब कि पहाड़ जैसा ऊंचा उसका मन होना चाहिए। तो यानी कि तुलना की गई है उस व्यक्ति से एक सागर का, या फिर उस व्यक्ति से एक पहाड़ का। तो इस तरह के जहां पर भी आपको शब्द मिलेगा यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अब अगर आप इसे आसानी से पहचानना चाहें तो आपको ये वाला शब्द दिखेगा सा। जहां पर सा शब्द इस तरह आपको दिख जाए हाइपन के बाद, वहां पे उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार का आपने परिभाषा देखा कि यहाँ पे तुलना वाली बात आती है। जैसे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय सागर जैसा गंभीर होना चाहिए, गिरी जैसा उसका मन ऊंचा होना चाहिए। तो ये है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कई भेद भी होते हैं, लेकिन परीक्षा में उतने पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी आप जान लीजिए, पहला है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, जिसमें जो पहला है उपमेय अलंकार। तो उपमेय का मतलब ये होता है कि उपमा देने योग्य, मतलब अगर किसी वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से दी जाती है तो वहां पे उपमेय होता है। मतलब कि जो पहला आप देख रहे हैं उपमेय, उपमेय का ये मतलब होता है कि जहां पर किसी वस्तु की समानता किसी दूसरे से की जाए तो वहां पे उपमेय होता है। उपमान क्या होता है? तो उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। मतलब कि जो पहले का दूसरे से तुलना कर रहे हैं, दूसरे को हम कहेंगे उपमान। वाचक शब्द, जो शब्द का प्रयोग करके दोनों की तुलना कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। ठीक। साधारण धर्म, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाए जो दोनों के वर्तमान स्थिति में है, तो उस गुण या फिर धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। तो ये था उपमा अलंकार के, आप देख रहे थे पार्ट, अंग। तो ये आपसे परीक्षा में उतना नहीं पूछा जाता है। अब उपमा अलंकार के भेद देख लें तो ये होता है पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार का मतलब ये होता है कि इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, जैसे कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उपमा के 2 भाग, तो इसमें से पहला है पूर्ण उपमा। तो पूर्ण उपमा में यही होता है कि इसमें सभी 4 भाग होते हैं। जैसे कि अगर पूछ ले आपसे परीक्षा में कि उपमा के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। तो पूर्ण उपमा का ये मतलब है कि इसमें उपमा के 4 अंग आपको देखने को मिलता है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। और जो लुप्त उपमा अलंकार है इसमें 4 अंगों में से 1 या 2 या फिर 3 ही पाए जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि दोनों में आप अंतर आसानी से रख पाएंगे। अगला है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, यह है रूपक अलंकार। तो जहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में भेद को समाप्त कर दिया जाए। यहाँ पे आप देख रहे थे कि भेद बताया जा रहा था, लेकिन जहाँ पर इसके बीच का जो भेद है उसे खत्म कर दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सभा, हर्षे लोचन भंग। तो यहाँ पे जो अंतर करने की बात है उसको खत्म कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा मतलब कि तुलना से जैसे ही है, लेकिन वहाँ पे उपमेय नहीं होता है, केवल उपमान होता है। जैसे कि सखी सोहत गोपाल के, उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए, दावा नल की ज्वाल। तो अभी तक आपने देखा शब्द अर्थालंकार में रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये तीनों ही परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और भी हैं जिनको हम कवर करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा, जिससे आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं।
अगला है दृष्टांत अलंकार, जिससे कि बहुत कम ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। फिर भी जहां पर दो सामान्य या फिर दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव प्रतीत होता है, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। बिंब प्रतिबिंब का मतलब क्या है? सेम। जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? मतलब कि एक म्यान में दो तलवारें, दोनों तलवार ही हैं, दोनों एक दूसरे की अलग हैं, एक ही जैसी हैं, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार होगा। दृष्टांत का मतलब उदाहरण भी होता है, मतलब सेम उसके जैसा। अगला है संदेह अलंकार। तो जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में ही उपमेय है या फिर नहीं, तब यह दुविधा बनती है और संदेह अलंकार होता है। मतलब किसी भी चीज को देख करके जहाँ पे संदेह उत्पन्न हो, जैसे आपने महाभारत के बारे में पढ़ा होगा, नारी है कि साड़ी बीच नारी है, तो उस तरह की कंडीशन में संदेह अलंकार होता है। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया। तो जैसे हमने आपको महाभारत का उदाहरण बताया, वहां पे संदेह अलंकार होगा। अगला है अतिशयोक्ति। यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है कि जब हम किसी का वर्णन करते हुए उसमें कुछ ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के कह दें, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो जहाँ पे कोई भी चीज कहने पर हम उसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ कह देते हैं, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है प्रतीप अलंकार, जो कि परीक्षा में बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे है तो आपको हम बता देते हैं। इसका प्रतीप का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है उल्टा, यानी कि उपमा के अंगों में उलट फेर करने वाले, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कह करके उल्टा करके उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। जैसे कि अलग ढंग से कहा जाता है, जैसे कि नेत्र के समान कमल है, नेत्र के समान कमल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी शब्द को उलट फेर करके दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप चाहते हैं इस पूरे हिंदी ग्रामर को लाइन बाय लाइन पढ़ना बिना किसी बुक के, तो आप पढ़ सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर हिंदी ग्रामर में आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे, टेस्ट भी दे सकते हैं और भी बहुत कुछ वहां पे आपको मिलेगा। अगला है अन्वय अलंकार। तो जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता है और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब वहां पे अन्वय अलंकार होता है। जैसे कि भारत के सम भारत है, मतलब यहाँ पे कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, केवल उसकी समानता की गई है, तो यहाँ पे अन्वय अलंकार होगा। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम होता है, जैसे कि उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, आड़ी भीड़त जाए। तो जहाँ पे भ्रम हो जाए वहां पे भ्रांति अलंकार होता है। अगला है मानवीयकरण अलंकार। ये भी कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो मानवीयकरण का पहचानने का ये तरीका है कि यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि जड़ में चेतन का आरोप लगाया जाता है। जड़ और चेतन मतलब कि जड़ मतलब कि जो निर्जीव हो और चेतन मतलब कि जो जीवित हो। तो यहाँ पे जड़ और चेतन का आरोप लगाया जाता है, वहां पे मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे कि किसी का तुलना ऐसे किसी के बारे में कहा जाएगा जैसे वो जिंदा है, नदियों के बारे में, पेड़ों के बारे में, चांदनी रात के बारे में, ऐसे उसका व्याख्या किया जाएगा जैसे कि वो जीवित हो। जैसे कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। तो इस तरह का जहां पर भी अलंकार हो उसे हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। मतलब जहां पर भी हम किसी निर्जीव चीज को एक सजीव की तरह दिखाते हैं, उसे हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। अनुयुक्ति अलंकार। तो जहां पर उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहां पे अनुयुक्ति अलंकार होता है। उक्ति मतलब किसी कथन के माध्यम से, जैसे कि फूलों के आस पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो अगर किसी को किसी उक्ति के माध्यम से कोई बात कही जाए तो वहां पे अनुयुक्ति अलंकार होता है। अगला है उभयालंकार। ये तीसरा भाग है अलंकार का, और इससे भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं। उभयालंकार का ये मतलब होता है, अभी तक आपने देखा था शब्दालंकार,
जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार आपको दिखता है। दूसरा था अर्थालंकार, जिसमें अर्थों के माध्यम से आपको अलंकार दिखता है। लेकिन ऐसा अलंकार जहाँ पे दोनों का योग मिलता हो, मतलब कि शब्दालंकार भी मिले और अर्थालंकार भी मिले, उसको हम उभया अलंकार कहते हैं। जैसे कि कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, इस अलंकार में आप देखेंगे कि शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार दिख रहा है, तो यहाँ पे उभय अलंकार होगा। उभय अलंकार के जो भेद हैं इसमें से है संशिष्टि अलंकार और दूसरा है संकर अलंकार। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये कहिए कि आपके लिए एक टेस्ट है और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं। क्वेश्चन है कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय, इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पे आपके विकल्प हैं यमक, संदेह, उपमा और श्लेष। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। तो देखिए इसमें होगा यमक। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक ही शब्द कई बार आता है, खास करके ये 2 बार आता है, तो जितने बार भी आएगा उसका अर्थ अलग अलग होगा, वहां पे यमक अलंकार होता है। तो अगला है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ पे कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी मतलब प्रकृति को एक जीवित प्राणी की तरह बताया जा रहा है, और जहाँ पे इस तरह की कंडीशन होती है उस वहाँ पे होता है मानवीय करण अलंकार। मानवीय करण अलंकार जो कि यहाँ पे नहीं है, यानी कि मिस टाइपिंग है, आप इसे हटाकर इसे लिख सकते हैं। अगला है कि विकल्प में दी गई पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण कौन सा है। अतिशयोक्ति में होता क्या है, तो अतिशयोक्ति में अभी हमने आपको बताया कि जब हम किसी के बारे में बताते बताते उसके बारे में कुछ ज़्यादा बता दें, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बता जाएं, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उदाहरण है बंद सारदी चंद्र का चादर ओढ़े, बीती विभावरी जागरी, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं, और एक साथ रघुने पैरों से चापा बिकल। तो यही वाला आपका सही उत्तर होगा। जहाँ पे हम बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में बताते हैं वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं। ये होता है श्लेष अलंकार। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं, चाहे तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। तो ये होता है श्लेष अलंकार। मेघ लाकर पर्वत अपार अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार यहाँ नीचे जल में निज महाकार, यहाँ पे कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पर्वत की बात की गई है, लेकिन इसके बारे में ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि ये जीवित हो। तो जहाँ पर प्रकृति का वर्णन एक जीवित वस्तु की तरह हो वहाँ पे होता है मानवीयकरण अलंकार। अगला है कि जहाँ बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ये होता है विभावना अलंकार। अगला है कि उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए जहां पे शंका वाली बात हो, जैसे कि नारी है कि सारी बीच नारी है, ये है संदेह अलंकार। अगला है कि शब्दालंकार के इसमें से कौन सा है जो कि शब्दालंकार का भेद है। हमने आपको बताया था शुरू में ही कि इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुप्रास तो शब्दालंकार है, यमक भी है और श्लेष भी है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला है कि विभावना, उत्प्रेक्षा, उल्लेख और रूपक किसके प्रकार हैं। विभावना, उत्प्रेक्ष, उल्लेख और रूपक किसके प्रकार हैं, तो ये है अर्थालंकार के। अगला है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए हमने एक टेस्ट के रूप में इसे यहाँ पे ऐड किया है। ये होता है आभूषण। अगला है रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है। ये हमने आपको उदाहरण बताया था। तो यहाँ पे है श्लेष। श्लेष क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पानी एक ही बार दिख रहा होगा और इस पानी का 3 वस्तुओं के सापेक्ष 3 अर्थ होता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अगला है कोटिकुलस सम बचन तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार सही है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे उपमा दी गई है और जहाँ पे सम वाली बात हो जाए या फिर सा वाली बात हो जाए वहाँ पे होता है उपमा अलंकार। अगला है कि उपमा के कौन से प्रमुख अंग है। हमने आपको बताया था कि उपमा के 4 अंग होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो जो 4 प्रमुख अंग है, पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा है समान गुणधर्म और इसी तरह एक और होता है सादृश्य शब्द, यानी कि उपरोक्त सभी। ये आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार की पहचान करती है। तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति मतलब कि बार बार आना, और इस तरह जो बार बार आता है ये होता है अनुप्रास में। अगला है कि अनुप्रास के भेद इनमें से कौन सा है। इनमें से कौन है जो कि अनुप्रास का भेद है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। पहला छेकानुप्रास भी सही है, वृत्तानुप्रास भी सही है और लटानुप्रास भी सही है, यानी कि यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ये सभी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।